दोस्तों दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो एक कमेंट है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर बातचीत होगी। सेकंड जो टॉपिक है वो है एग्जिट करना, स्टॉक्स को बेचना, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। कैसे बेचते हैं, क्यों रीबैलेंस करते हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, समझ के देखना। एक बार में आपको नहीं आए समझ में तो 2-3 बार वीडियोस को देख सकते हैं। तो कमेंट के ऊपर आते हैं। देखिए, एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें निफ्टी का डेटा मैंने आपको दिया था, जिसमें हमने देखा कि 142 नई कंपनीज निफ्टी में आई थी जब से निफ्टी बना है। निफ्टी 1995 में बना था, तब से लेकर 142 यूनिक नई कंपनीज की एंट्री हुई थी। नई कंपनी की बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी निफ्टी में कोई कंपनी आती है, फिर वो कंपनी वापस जाती है, फिर वो कंपनी वापस आती है। तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स हम देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज आई है। लेकिन यूनिक का मतलब ये है कि कोई कंपनी मल्टीपल टाइम्स आई है तो उसको सिर्फ एक ही काउंट किया है। तो एक काउंट करने के बाद भी 142 कंपनीज निफ्टी में आई है। इट मीन्स काफ़ी लोग ये समझते हैं कि एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कि हम हमारी कंपनीज को खरीदते हैं, बेचते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कि हमने इंडेक्स खरीद लिया और कुछ नहीं करना है। तो पैसिव के अंदर भी दोस्तों एक्टिवली काम होता है। अगर आप इंडेक्स फंड भी लेते हैं तो इंडेक्स में भी रीबैलेंसिंग होती है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था सचिन जी का कि इनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि निफ्टी में स्टॉक्स चलने के बाद में ऐड होते हैं। अडानी, बीएससी, ट्रेंट, ये सब चलने के बाद में ऐड हुई है और निकलती तब है जब ये बहुत अंडर परफॉर्म करते हैं। यानी इंडेक्स में भी रिटर्न्स एवरेज टाइप के बनते, ये हम समझ सकते हैं। तो कहना इनका बिल्कुल सही है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे दो चीज़ आती है, एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब यह है कि फंड मैनेजर या हम हमारी कंपनीज को चुनते हैं, निकालते हैं, एग्जिट करते हैं, बाय करते हैं। पैसिव का मतलब यह है कि हम इंडेक्स के बेसिस पे जाते हैं। अब इंडेक्स के अंदर भी एक्टिवली काम होता है लेकिन उसको फिर भी पैसिव बोला जाता है क्योंकि हम वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप फंड मैनेजर को भी पैसे देते हैं कि आप इंडेक्स फंड मैनेज करो, तो भी वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कॉपी कर रहा है उसको। ठीक है, तो उसको इस वजह से पैसिव बोलते हैं। तो एक्टिव इन्वेस्टिंग यानी जो हम निवेश करते हैं उसमें यही एक सबसे अच्छा फ़ायदा है कि हम ऐसी कंपनीज को चुन सकते हैं जो गिरने के बाद में रिवर्स कर रही है, जिनमें रीबाउंडिंग चल रही है, जिनके नंबर्स ख़राब से अच्छे आने की सिचुएशन में आ सकते हैं या आ चुके हैं। ठीक है, ऐसी कंपनीज को लेते हैं। तो अगर मैं लार्ज कैप के साथ भी निफ्टी को कंपेयर करूँ या फ्लैक्सी कैप के साथ भी निफ्टी को कंपेयर करूँ जो एक्टिवली मैनेज किया जाता है, उसके रिटर्न्स निफ्टी से ज़्यादा है। अगर मैं HDFC फ्लैक्सी कैप को कंपेयर करूँ, क्योंकि लार्जली लार्ज कैप में निवेश करते हैं, फ्लैक्सी कैप काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो निफ्टी के रिटर्न्स हैं पिछले 5 साल में 47% के और यहाँ पे 135% के हैं। अगर मैं इसको पराग पारिक के साथ भी कंपेयर करूँ जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, स्टिल आप देखोगे तो निफ्टी के कंपैरिजन में यहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा है। तो ये कहना आपका सही है। इंडेक्स में इसी वजह से रिटर्न्स काफ़ी एवरेज बनते हैं। 9-10% की CAGR की उम्मीद करो। ठीक है, 6-7% इन्फ्लेशन होगा, एक्चुअल रिटर्न्स आपके 3-1% का आएंगे। तो यही उम्मीद आपको करनी चाहिए इंडेक्स से। ठीक है, इसलिए एक्टिव इन्वेस्टिंग की जाती है। कभी भी मैं इंडेक्स को फेवर नहीं करता हूँ या सपोर्ट नहीं करता हूँ या मैं पॉजिटिव नहीं रहता हूँ इंडेक्स के ऊपर। अगर कोई इन्वेस्टिंग करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता है तो फंड मैनेजर को दे सकते हैं फीस वगैरह जो भी, लेकिन इंडेक्स का मेरे को समझ में नहीं आता है। काफ़ी लोग करते हैं बट डेटा आपके सामने है। अब देखिए, एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देता हूँ। इंडेक्स के अंदर वो कंपनीज आती हैं जिनमें ऑलरेडी मोमेंटम बन चुका है। ठीक है, यहाँ इंडेक्स नहीं रखेगा, उसको बाद में खरीदेगा। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग कोई ये सोच के कर रहा है कि मैं तो हमेशा रिटर्न्स कमाऊंगा, तो आप गलत फहमी है आपकी। वो एक इंडेक्स है जिसको निफ्टी 230 मोमेंटम कहते हैं। यानी निफ्टी में 200 बड़ी कंपनीज या देश की 200 कंपनीज है ऊपर की, उसमें से 30 कंपनीज को चुना जाएगा। जो इंडेक्स को मैनेज करता है वो चुनेगा 30 कंपनीज को जिनमें अच्छा मोमेंटम है, जिनके स्टॉक्स पॉजिटिव है, जिनके स्टॉक्स चल रहे हैं। अब देखो, 30 कंपनीज अगर ऐसी चुन ली तो फंड चलेगा, तो इंडेक्स बहुत चलेगा। बट हुआ क्या है, पिछले एक साल में 2% की तेजी। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं तो देख सकते हैं, लास्ट तेजी अभी बनी थी 2024 में, उसके बाद से ये ठंडा पड़ा है। दिक्कत यहाँ पे क्या आती है कि ये रिबैलेंसिंग हर 6 महीने में होती है और ये वो कंपनी चुनते हैं जो ऑलरेडी मोमेंटम में है। अब जैसे ये चुनते हैं मोमेंटम कभी तो बिगड़ेगा ना, तो मैक्सिमम कंपनीज का मोमेंटम इनके लेते ही बिगड़ जाता है। फिर वो स्टॉक्स नीचे जाते हैं, फिर उनको एग्जिट करते हैं, फिर उसके बाद में वो कंपनीज पकड़ते हैं जो भाग रही है, फिर वो गिरती हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है।
इसलिए कभी भी मैं इंडेक्स फंड को नहीं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडेक्स से अच्छे रिटर्न्स, अगर आपको थोड़ा डेटा देखना आता है, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है, बिहेवियर आपका सही है, बिहेवियरल जो फाइनेंस है उसके ऊपर आगे चल के बातचीत होगी थोड़ी सी, तो आप रिटर्न्स बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसके पोर्टफोलियो को देखूँ, अभी रिबैलेंसिंग हुई है इसमें, तो सबसे ऊपर कौन सी कंपनी है? लॉरस लैब है, ठीक है, जो बहुत अच्छा कर चुका है स्टॉक अभी के समय, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट्स वगैरह आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, बाकी सभी कंपनीज मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, कुछ कुछ अपन से मिस भी होगी। ये कंपनीज है, ये सभी मोमेंटम कंपनीज है, एमसीएक्स, बीएससी। अब देखो बीएससी को कब लिया? जब ये पीक कर चुका था, उसके बाद में अभी ये गिर रहा है, एमसीएक्स गिर रहा है। सबसे ऊपर जो टॉप कंपनी है लॉरस लैब, इसमें अगर मैं देखूँ तो कल ये गिरा था 3-4% नीचे। चलो एक दिन में कुछ नहीं होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और लॉन्ग डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे इसको ऐड किया है। अब अगर ये गिरता है तो कैसे इंडेक्स चलेगा? नहीं चलेगा। तो कहना आपका सही है, ये सिखाने की जस्ट एक कोशिश है आपको। ये रीबैलेंसिंग में आपको क्यों बता रहा हूँ कि 142 स्टॉक्स निकले हैं, गए हैं, क्योंकि इंडेक्स के अंदर भी रीबैलेंसिंग होती है, म्यूचुअल फंड में भी रीबैलेंसिंग होती है, तो हमको भी रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। ये एक मोटिव था बताने के पीछे का। बाकी आपका भी कहना सही है कि इंडेक्स में रीबैलेंसिंग तब होती है जब कोई कंपनी चल जाती है, तो उसके बेसिस पे आती है, क्योंकि उनका मार्केट कैप बढ़ता है तेजी से। निफ्टी कैसे कंपनी चुनता है? जिसका मार्केट कैप तेजी से बढ़ रहा है और वो लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, जिसका 1-1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो चुका है, तो वैसे वो चुनता है, ठीक है। अब देखिए एक्टिव और पैसिव में आपको दोनों बता चुका हूँ। एक्टिव में रिटर्न्स अच्छे हैं जो आप खुद इन्वेस्टिंग करते हैं, पैसिव के कंपैरिजन में। अब एक और डेटा जो मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुका था, जिसमें 1995 में निफ्टी में ओरिजिनली ये कंपनीज थी, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, ठीक है, अरविंद मील अभी पता नहीं है इसका। ऐसी कई तरह की कंपनीज आप देख सकते हैं, कल परसों का वीडियो आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो बड़ी बात यह है कि निफ्टी में जब निफ्टी बना था 1995 में, तब से लेकर अभी तक कितनी कंपनीज है जो टिकी हुई है? मात्र 11 कंपनीज ऐसी, बाकी 142 कंपनीज आई गई। तो इतनी ही कंपनी टिकी है, जबकि ये जो कंपनी है लार्ज कैप कंपनीज है। सो लार्ज कैप कंपनीज में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ कंपनीज मिड कैप बन गई, कुछ कंपनी डीलिस्ट हो गई, कुछ कंपनीज में गवर्नेंस इशू आ गया, कुछ कंपनीज ने रिटर्न्स नहीं दिए, तो फिर अगर आप स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप का पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो कैसे आप सोच सकते हो कि मैं अभी ये कंपनीज खरीद रहा हूँ, इसको 10-15 साल तक होल्ड करूंगा, पैसा बनेगा? ऐसा भी नहीं कि आपको कंटिन्यूसली हर 2 दिन में, हर 2 हफ्तों में रीबैलेंसिंग करनी चाहिए, लेकिन हाँ समझ में आ जाता है। कुछ क्वार्टर्स आप देखते हो, एक क्वार्टर 3 महीनों का होता है, आपने 3-4 क्वार्टर देखे तो 1 साल वैसे ही हो गया। 1 साल में भी अगर आप रीबैलेंसिंग नहीं करोगे तो मतलब क्या एक्टिव इन्वेस्टिंग का, ठीक है। तो रीबैलेंसिंग क्यों करनी चाहिए वो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब देखिए कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बिहेवियरल फाइनेंस का। आपका मूड और आपका मनी, ये दोनों रिलेट करता है, ये दोनों साथ साथ चलता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस सब्जेक्ट के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर ज़्यादा इमोशनल जब होते हैं जब उनको नुकसान होता है प्रॉफिट के कंपैरिजन में। यानी किसी व्यक्ति को अगर 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया ना, तो अगर उसकी खुशी 10 में से अगर हम नंबर दे उसको रैंक करें तो होगी 5। अगर किसी इंसान को, उसी इंसान को 1 लाख के प्रॉफिट की जगह 1 लाख का नुकसान हो गया तो उसका दुख होगा 10 पे। यानी पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे गंवाने पर दुख ज़्यादा होता है। पैसे कमाने की खुशी और पैसे गंवाने का दुख, तो दुख ज़्यादा होता है। तो गलती यहीं पे होती है, लोग जब भी तो अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हैं कि यार ये तो मैंने खरीदा था, 1 लाख रुपए लगा दिए, 20% नुकसान है, 20,000 का मेरा नुकसान है, देखो 20,000 का नुकसान तो मैं कैसे काटूं? अब वो 20 का 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, तो ऐसे करके लोग होल्ड करते हैं और फिर नीचे एग्जिट करते हैं या नहीं कर पाते हैं, और वो जो टाइम है वो भी खो देते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कल इसका दिया था, जैसे निफ्टी रिबैलेंस कैसे करता है, कोई कंपनी नहीं कर रही है तो वो निकाल देगा। एटलीस्ट निफ्टी नहीं चल रहा है या मोमेंटम 200 इतना अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन वो गिर नहीं रहे, वो 40-50-60% नीचे नहीं है। अगर वो खराब मोमेंटम कंपनीज को होल्ड करते हैं तो उनका पोर्टफोलियो भी इंडेक्स
रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह होता जो नए आए हैं मार्केट के अंदर। अब जैसे एग्जांपल कल मैंने आपको दिया था कि एक मेजर सपोर्ट देखा किसी ने, एग्जिट कैसे करते हैं जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कंटिन्यूसली खराब रिजल्ट आने चाहिए, रिजल्ट खराब आने के बाद भी खराब रिजल्ट आने की गाइडेंस होनी चाहिए, ये तो प्रॉपर एग्जिट है। मतलब आपको कोई बोल रहा है कि यहाँ पे नुकसान होगा, तब भी आप उसको होल्ड कर रहे हो या उसको खरीद रहे हो, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे खतरा है, आपको साफ साफ बोला जा रहा है, स्टिल आप वहाँ पे जा रहे हो, तो फिर वो बेवकूफ़ी है। जैसे कोई कंपनी कहती है कि हमारे नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, किसी कंपनी में कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गई, कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती है कंपनीज में, तो वो समझ में आ जाता है। अब क्या है, हम टेक्निकल देखेंगे, पहले हमने फाइनेंशियल फंडामेंटल देख लिया, सेंटिमेंटल देख लिया, नैरेटिव देख लिया, जो भी है। एक ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, उसके बाद में क्या होता है, एक और सपोर्ट आता है, चलो हम सोचेंगे अगले सपोर्ट से चलेगा, लेकिन अब जब वो सपोर्ट भी टूट जाता है तब लॉस बुक करते हैं, क्योंकि अब समझ में आ चुका है कि गेम काफ़ी ख़राब हो सकता है। और ये सिर्फ टेक्निकल्स नहीं, उस समय फंडामेंटल्स में भी आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए आप 70%, अगर किसी ने नहीं बेचा होता तो यहाँ पे है स्टॉक, अभी भी नंबर्स खराब आ रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ चुकी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। अब एक और चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगा, जैसे मैंने, देखो पहले की बात अलग थी, पहले हम काफ़ी खुल के बात करते थे, पोर्टफोलियो रिव्यू सब चीज़ें चलती थी, ठीक है। मैं कुछ कंपनीज खरीदता था तो उसका स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर कर देता था, कुछ बेचता था तो वो भी बता देता था विदाउट एनी फीस या जो भी अमाउंट है, सिखाने के पर्पस से। अभी वो सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, सेबी रेस्ट्रिक्शंस है सबसे बड़ी बात। सेकंड है कि मैं बताऊंगा तो आप खरीद लोगे, सभी नहीं, कुछ कुछ लोग जिनको लगेगा कि मैं हमेशा सही जाता हूँ, बट ऐसा होता नहीं है, गलत भी जाऊँगा। अब बात यह है कि मैंने बता दिया, मैंने ये लिया, तो मैं कभी भी उसको बेच सकता हूँ कुछ और खरीदने के लिए, तो मैं बार बार नहीं बता सकता हूँ चैनल पर, और उसमें फिर दिक्कतें हो जाएगी। चैनल वैसे भी अभी काफ़ी रिस्क पे है, सेबी ने अमाउंट यानी जो प्राइस है वो बताने के लिए मना किया है, स्टिल मैं परसेंटेज आपको बता देता हूँ, तो वो भी एक रिस्क ले रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, हर चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्या खरीद रहा हूँ क्या बेच रहा हूँ। तो पहले की बात अलग थी। एग्जाम्पल देता हूँ पहले का, रिलैक्सो में समझ में आ गया था कि मेजर ब्रेकडाउन हो रहे। देखो यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखोगे ना, तो वही 2 ब्रेकडाउन हुए थे वीकली चार्ट पे या डे चार्ट पे, जो भी मेजर ब्रेकडाउन है जिससे ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, नंबर्स खराब आने की सिचुएशन होती है, बहुत ट्रिगर्स आते हैं नेगेटिव, जैसे जीएसटी लग गया, उसके बाद में ये कंपटीशन वो कंपटीशन, कच्चा माल, ठीक है, कंपनी भी गाइडेंस में कुछ पॉजिटिव नहीं बोल पा रही है। तो यहाँ पे 12 जनवरी 2024 को मैंने एग्जिट किया था, और उस समय आपको स्क्रीनशॉट वगैरह सब दिया था। स्विच किससे किया था, इसी तारीख को पॉलीकैप के साथ में, तो ये 131% ऊपर आ गया, और ये यहाँ से आज की डेट में 55% नीचे है। अभी मैं ये सोचता कि नहीं मुझे ये लॉस हो रहा है, वैसे तो लॉस नहीं था, प्रॉफिट मेरा चला गया था ऑलमोस्ट, मैं ये सोचता यार प्रॉफिट चला गया, अभी होल्ड करूंगा फिर वो प्रॉफिट बनेगा, या मैं मुझे लॉस भी होता तो भी मैं बेच देता। अभी भी कुछ कंपनीज है जो लॉसेज होती है तो बेच देता हूँ अगर मुझे समझ में आता है तो ये इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो ऑलरेडी अच्छी होल्डिंग थी और एड ऑन हो गया, तो ये इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ हर बार सही जाएगा अपन रीबैलेंसिंग में, लेकिन करना पड़ेगा ही, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। इसके बाद में आप जैसे देखोगे, अगर मैं इसको बॉटम से दिखाऊं तो यहाँ पे भी वही 70% का नुकसान मुझको होता अगर मैं इसको नहीं बेचता। कल ये चल भी सकती है, अगर मुझे लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया सिचुएशन हो गई, मेरे पास में जो भी कंपनीज है उससे बेटर ये करेगा, तो मैं डेफिनेटली इसको रीबाय करूंगा। बट चांसेस बहुत कम होते हैं रीबाय करने के, और भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। सो ये काम दोस्तों आप करो तो अपने रिस्क पे करना, ये काफ़ी पर्सनल है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस ये दोनों चीज़ें आपकी होती हैं। सिंपल सा फंडा है, क्यों रीबैलेंसिंग करते हैं, क्यों ख़राब स्टॉक बेचते हैं, अच्छे कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं, सिंपल सा फंडा। एग्जाम्पल एक और आपको देता हूँ जिसमें आपकी डेस्टिनेशन यहाँ पे, आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। आप अभी यहाँ पे हो, 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। आप आ गए हो यहाँ तक, लेकिन आपको पता चल गया कि जिस रास्ते पे मैं हूँ वो रास्ता ख़राब है, इस रास्ते पे कई गड्ढे हैं, ये रास्ता ऑफ रोडिंग है, आपके पास ऑफ रोडिंग वाली बाइक भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे मैं यहाँ तक तो आ गया, लेकिन मैं यहाँ तक और चल जाता हूँ, ज़्यादा गैप है नहीं। लेकिन एक रास्ता आपके पास में ये ओपन हो चुका है, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन स्मूथ है, और ये आपको यही पहुँचा देगा। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि इतने लंबे रास्ते में पेट्रोल मेरा
ख़राब होगा, मेरा टाइम ख़राब होगा, तो मैं क्यों ना ये रास्ता ले लूँ। ये ही होता है जब आप आपके स्टॉक्स को नहीं बेचते हो, सोचते हो कि इतना आगे मैं आ चुका हूँ, इतना लॉस मेरा हो चुका है, तो मैं अभी क्यों काटूँ। अब यहाँ पे आप चलोगे तो आगे क्या गारंटी है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे। क्या पता गड्ढे इतने गहरे हो कि बाइक ख़राब हो जाए, पंचर हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपकी गारंटी या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पहुँचने की। देखो, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है सारा, लाइफ भी ऐसी है, प्रोबेबिलिटी का एक गेम ही है एक तरह से, कोई गारंटी किसी की कुछ होती नहीं है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है। तो जो अपना गियर चेंज कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं दूसरी रोड के लिए, उनके चांसेस, देखो यहाँ पे भी हो सकता है दिक्कत हो जाए आगे, लेकिन चांसेस हाई है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो पता चल गया है अपने को कि इन कंपनीज में अभी चीज़ें प्ले नहीं होगी जैसा हमने सोचा था। तो ये रीज़न होता है रीबैलेंसिंग करने का। और देखते हैं आगे चल के, मैं आपको डेटा वैसे दे देता हूँ कि नंबर्स किसके कैसे हैं, क्या टेक्निकल सिचुएशन है। खुल के नहीं बोल सकता हूँ आपको रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन डेटा के हिसाब से चलोगे तो अच्छा होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के 2 वीडियोस देखना, काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है। आगे एक और वीडियो आएगा, आज 2 वीडियोस आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।